इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि रेंट एग्रीमेंट में कौन सी शर्तें ऐसी हैं जिनको अगर आप डाल देंगे या नहीं डालेंगे तो एज मकान मालिक, एज ए लैंडलॉर्ड आप फ़ायदे में रहेंगे, उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका टाइटल है ताकि किराएदार आपकी संपत्ति हड़प ना सके। उस वीडियो में मैंने ये सुझाव दिया है कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको लीव एंड लाइसेंस बनाकर अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को देनी चाहिए। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट जून 2021 में भारत सरकार ने पास कर दिया है और उसके अंतर्गत अब राज्य सरकारें अपने अपने नियम कानून बनाएगी और रेंट की जो अलग से कोर्ट बनेंगी उनकी स्थापना में कुछ समय लगेगा। तो ये जो पूरा मामला है प्रॉपर्टी को किराए पे लेने का देने का, ये मॉडल टेनेंसी एक्ट से गवर्न हो जाएगा। मॉडल टेनेंसी एक्ट के जो ड्राफ्ट प्रोविज़न थे उस पे भी मैंने 1-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था। उन प्रोविज़न्स में फाइनल ड्राफ्ट के मुकाबले कुछ चेंजेस हो गए होंगे, परंतु आपको एक बेसिक आइडिया वो मेरा वीडियो देख के मिल जाएगा और आप उस न्यू एक्ट को गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। अब आते हैं रेंट एग्रीमेंट पे। जो पुरानी ढर्रे की व्यवस्था चली आ रही है कि भाई हमें अपनी प्रॉपर्टी मकान या दुकान किराए पे देना है, तो प्रॉपर्टी डीलर ने हमें किराएदार बताया, एक फॉर्मेट प्रिंट आउट उसने निकाला, नाम डाले और अपना नोटराइज करा लिया ज़्यादा से ज़्यादा और दे दी प्रॉपर्टी किराए पे। अब जो रेंट एग्रीमेंट है जो हम आम तौर पे बनाते हैं, जो मैं देखता हूँ, उसमें कॉमन बातों की मैं आज चर्चा नहीं करूँगा कि रेंट कितना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह कितना है, परंतु कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जिनमें मुझे आपत्ति है कि ये नहीं होनी चाहिए और कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जो मुझे लगता है होनी ही चाहिए मकान मालिक के फेवर में। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट के अंदर मैं अक्सर एक क्लॉज देखता हूं जिसमें यह लिखा जाता है कि यह एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए है और 11 महीने समाप्त होने पर दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से इस एग्रीमेंट को रिन्यू कर दिया जाएगा और उसमें 5% या 10% किराया बढ़ोतरी लिख दी जाती है, भाई किराया इतने % से बढ़ जाएगा। अब मुझे इस क्लॉज पे ऑब्जेक्शन है। मुझे इस क्लॉज पे ऑब्जेक्शन ये है कि 11 महीने के बाद किराया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और 11 महीने के बाद हम रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात दोनों पार्टियों की सहमति से होनी है, तो उसे लिखने की आवश्यकता ही क्या है। 11 महीने बाद हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि हमें देना है या नहीं देना है और किराया 5% बढ़ेगा या 10% बढ़ेगा या 2% बढ़ेगा या बढ़ेगा ही नहीं, ये उस समय की परिस्थितियां तय करेगी। आप फालतू में बेकार में इस क्लॉज को लिख रहे हो। अब आप पूछेंगे लिख भी दिया तो इसमें हर्जा क्या है। हर्जा बताता हूं क्या इसमें क्या नुकसान है। अगर आपका किराएदार से डिस्प्यूट हो गया, किराएदार एक दबंग प्रवृत्ति का बुरी नेचर का व्यक्ति है, उसकी नीयत में खोट आ गया और मामला 11 महीने से पहले ही कोर्ट में पहुंच गया, तो वो कोर्ट में एक स्टैंड लेगा कि इसने किराया, जब ये रेंट एग्रीमेंट मेरे साथ बनाया, ये प्रॉपर्टी किराए पे दी, तो इसने ऐसा मुझे आश्वासन दिया था कि मैं ये प्रॉपर्टी लंबे समय के लिए आपको किराए पे दूंगा। आप बोलोगे मैंने तो 11 महीने के लिए बोला था, परंतु उस समय उसके वकील साहब, किराएदार के वकील साहब, ये जो क्लॉज है कि 11 महीने के बाद आपसी सहमति से रिन्यू कर दिया जाएगा और किराया इतने % बढ़ जाएगा, वो कोर्ट को बता के ये बोलेंगे कि इस क्लॉज से इंटेंशन ये सिद्ध होती है कि दोनों पार्टियों के बीच में शायद ऐसी बात हुई थी कि लंबे समय तक के लिए चलेगा और ये 11 महीने के लिए तो इसलिए किया गया है क्योंकि अगर इसे 12 महीने या ज़्यादा के लिए कर देते तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से इसे तहसील में जाके, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड करवाना पड़ता। वो हैसल अवॉइड करने के लिए पार्टियों ने इसे 11 महीने के लिए बना लिया, परंतु एक्चुअल में बात लंबे समय के लिए हुई थी। एंड दिस पर्टिकुलर क्लॉज
shows that there was intention of a long term lease between the tenant and the landlord. ये नियत आपकी सिद्ध करेगा, जबकि आपकी ऐसी शायद कोई नियत हो भी ना कि मैं उसे लंबे समय के लिए दूं। और अगर ऐसी हमारी नियत है भी कि हम लंबे समय के लिए दें, तो हम क्यों लिखें यार उसको खाम खाम में? 11 महीने बाद देखेंगे ना, हम रहे ना रहे, तुम रहो ना रहो, प्रॉपर्टी रहे ना रहे। वाई आर वी पुटिंग दिस क्लॉज एट ऑल? दूसरी बात जो मुझे लगता है कि रेंट एग्रीमेंट में होनी चाहिए, परंतु मैंने बहुत सारे रेंट एग्रीमेंट देखे, इक्का दुक्का में लिखी होती है, बाकी जगह ये क्लॉज लिखी ही नहीं होती। और वो क्लॉज आपको कोर्ट कचहरी की जो प्रक्रिया है उसे शॉर्ट करने में काम आती है, और वो क्लॉज है आर्बिट्रेशन क्लॉज। दोस्तों, एक एक्ट है जिसे बोलते हैं द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। आप रेंट एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज डालिए, अगर आप मकान मालिक हैं, कि यदि दोनों पक्षों के बीच में इस एग्रीमेंट के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह एक सोल आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट द्वारा सुलझाया जाएगा, जो कि द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधान के अनुसार अपॉइंट होगा और उसके तहत कार्रवाई होगी। अब ये जो आर्बिट्रेशन वर्ड मैं बोल रहा हूं, इसको मीडिएशन वर्ड से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मध्यस्थता या मीडिएशन या समझौता एक अलग बात होती है। समझौते में हम बात माने या ना माने सामने वाले की, वो दोनों पक्षों की मर्जी होती है। आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट जब होगा तो वो आर्बिट्रेटर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके बारे में आर्बिट्रेटर क्या है और आर्बिट्रेशन के प्रोविजंस क्या होते हैं, इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपने आप में एक विषय है। इसके बारे में मैं अलग 1, 2, 3 वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। वो आर्बिट्रेटर जब आप अपॉइंट कर देंगे तो आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट में केस फाइल नहीं करना पड़ेगा। वो जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, जिसे आप दोनों मिलकर म्यूचुअल सहमति से भी अपॉइंट कर सकते हो, या आप कोर्ट में एप्लीकेशन देके भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो। वो अपनी फीस लेगा और आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के जो प्रावधान है उसके हिसाब से वो कोर्ट केस की तरह ही केस चलाएगा। दोनों पक्षों की बातें सुनेगा, दोनों पक्ष अपनी गवाही देंगे, और वो जो फैसला देगा आर्बिट्रेटर, उस फैसले को जजमेंट कहने की बजाय अवार्ड कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, लीगल भाषा में। वो अवार्ड की जो पावर है और जो एक जिला न्यायालय की पावर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर है, वो बराबर पावर्स हैं। फिर उस अवार्ड को आप कोर्ट से एग्जीक्यूट करा सकते हो। लंबी प्रक्रिया जो कोर्ट की होती है, उतनी लंबी प्रक्रिया आर्बिट्रेटर नहीं चलाएगा। आर्बिट्रेटर की जो प्रक्रिया है वो आप उम्मीद करिए कि आप 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो एग्रीमेंट के अंदर डाल दीजिए। मैं कह रहा हूं कि दरदार सहमत हो या ना हो, आप डाल दीजिए उसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज। इससे आप अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो आपका मामला जल्दी सुलझने के आसार हैं। तीसरी बात दोस्तों ये है कि फिर एक क्लॉज की बात कर रहा हूं जो आम तौर पे बाकी जो कमर्शियल एग्रीमेंट हम देखते हैं सामान खरीद परचेज वगैरह के, उसमें तो मुझे दिखाई देती है वो क्लॉज, लेकिन रेंट एग्रीमेंट में इस तरह की क्लॉज मुझे दिखाई नहीं देती, अमूमन दिखाई नहीं देती। और वो क्लॉज है फोर्स मेजर क्लॉज। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है। सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया, भूकंप हो गया। अब आप देखिए कोरोना चल रहा था, कितने मकान मालिकों और किराएदारों के झगड़े हुए, क्योंकि मकान मालिक ने बेचारे ने अपनी संपत्ति किराए को पे इसलिए दी थी कि उसे मंथली कुछ किराया आ सके, उसका जीवन यापन हो सके। लेकिन किराएदार कह रहे कोरोना आ गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, तो मैं किराया कहाँ से दूं? अरे भाई तुम किराया कहाँ से दो या किराया कहाँ से ना दो, हम क्या करें? हमने तो प्रॉपर्टी दी थी ना आपको, और नहीं देना किराया तो प्रॉपर्टी खाली करी और चलते बनिए। आप प्रॉपर्टी भी खाली नहीं कर रहे हैं, वहाँ ताला मार रखा है, किराया भी नहीं दे रहे हैं। अब ये मामले कोर्ट कचहरी में भी आए, मीडिएशन में भी आए, आर्बिट्रेशन में भी आए। लेकिन मेरा सुझाव ये है, अगर एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजर क्लॉज होती कि यदि ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा, घटना, पेंडेमिक, महामारी इत्यादि आ गई जिससे लॉकडाउन हो गया, जिससे कि भाई कोई एक पक्ष इस एग्रीमेंट के तहत जो उसकी कानूनी जिम्मेदारी थी उसका निर्वाह नहीं कर पा रहा है, किराएदार को किराया देना था, लॉकडाउन हो गया, पेंडेमिक हो गया, नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? ऐसा मेंशन होना चाहिए उस क्लॉज में कि भाई हम उतने दिन का किराया नहीं लेंगे,
या अगर ऐसी स्थिति कंटिन्यू रहती है 15 दिन तक या 15 दिन से ज़्यादा, तो यह एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट मान लिया जाएगा। तो एक क्लॉज, फोर्स मेजर क्लॉज बोलते हैं इसको, कि प्राकृतिक इस प्रकार की आपदा होने की स्थिति में मकान मालिक की या जो किराएदार की जो जिम्मेदारियां हैं कानूनन इस एग्रीमेंट के तहत, वो कितने समय के लिए सस्पेंड हो सकती हैं या खत्म हो सकती हैं, या उसका क्या प्रभाव होगा, ये क्लोज डाल देनी चाहिए। क्योंकि अब ओमिक्रॉन आ रहा और इसके बाद कौन कौन आएगा वो ओमिक्रॉन को ही पता होगा। आता हूँ फोर्थ पॉइंट पे। चौथी बात जो मैं कहने वाला हूँ वो भी इसी संबंध में है कि आमतौर पर मुझे ये रेंट एग्रीमेंट्स में नहीं दिखाई देती, और वो क्लॉज ये है कि मान लीजिए मैं मकान मालिक हूँ, मैंने अपना मकान किराए पे दे दिया है और उस समय उस पर कोई लोन नहीं चल रहा है, तो आप एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज डालिए किराए पे देते समय कि लैंडलॉर्ड यानी ओनर इस प्रॉपर्टी का जब चाहे इस प्रॉपर्टी पर किसी भी बैंक से या कहीं से भी इसे गिरवी रख के लोन ले सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है, एनकम्बरेंस कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन ले सकता है। और ऐसा करने के लिए उसे टेनेंट की कोई भी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन या सहमति, कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, और उसमें किराएदार कभी कोई आपत्ति नहीं करेगा। और यदि बैंक वाले प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन, नाप तोल, क्योंकि बैंक लोन देने से पहले प्रॉपर्टी विजिट करते हैं, उनके वैल्यूअर विजिट करते हैं, टेक्निकल टीम विजिट करती है, उनके साथ कोऑपरेट करेगा। तो ये क्लोज आप डालिए। क्यों कह रहा हूँ, इसके दो फायदे हैं। पहली बात तो असली में आपको एक बोनाफाइड रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको वाकई लोन की ज़रूरत पड़ जाए और बाद में किराएदार टांग अड़ाए, फिर क्या करेंगे, तो ये क्लॉज रहेगी तो आपके फ़ायदे में रहेगी। दूसरी बात, ऐसी स्थितियां देखी है मैंने जहां किराएदार ने कई सालों से कब्जा कर रखा है और वो खाली ही नहीं कर रहा है, तो मकान मालिक अगर ये क्लोज होती और कोई बैंक वाला उस पर लोन दे भी देता या पहले से उस पर लोन चल रहा होता, तो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आप लोन की ईएमआई नहीं भरोगे, आप लोन की ईएमआई नहीं भरेंगे तो सरफेसी एक्ट लागू हो जाएगा। सरफेसी एक्ट लागू होएगा लोन एनपीए होने पे, तो बैंक को अधिकार है कि वो बिना कोर्ट में जाए उस प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास ले लेगा, सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से, सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(4) में। अब किराएदार भाई साहब, चाहे वो डीआरटी में चला जाए, चाहे वो हाई कोर्ट चला जाए, चाहे वो कहीं पे भी चला जाए, बैंक का जो पैसा है वो एक पब्लिक मनी है। कोर्ट्स बैंक को फेवर करती हैं अगर ये बात एस्टेब्लिश्ड है कि ये लोन ले रखा था और डिफ़ॉल्ट हो गया है। डिफ़ॉल्ट आपने जान के किया या जान के नहीं किया वो सेपरेट बात है, परंतु बैंक जब उस प्रॉपर्टी पे अपना लीगल कब्जा जमाएगा तो किराएदार उस पे आसानी से ना तो स्टे ले पाएगा, ना ही वो प्रॉपर्टी बचेगी। अंत में क्या होगा, बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके बेच देगा और किराएदार घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो बैंक को पावर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट से, जज से ऑर्डर ले आएगा, पुलिस को साथ ले आएगा, किराएदार का सामान उठा के बाहर फेंकेगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, आपका लोन उतर जाएगा। फालतू में बिक गई तो एक्स्ट्रा पैसे जो नीलामी से आएंगे वो भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये सब करना या नहीं करना ये नहीं कह रहा हूँ, पर मॉर्गेज कर सकते हो, लोन दे सकते हो, ये वाली क्लॉज, लोन ले सकते हो बिना किराएदार की सहमति के। ये क्लॉज रेंट एग्रीमेंट में डालना शुरू कीजिए। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों कि कभी भी बिना रेंट एग्रीमेंट के या एग्रीमेंट के लीव एंड लाइसेंस के या जो भी लिखित पढ़त है उसके बिना अपनी प्रॉपर्टी किराए पे मत देना। कई लोग मुझसे पूछते हैं रेंट एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत ही क्या है। रेंट एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपको किराया दे रहा है आपके बैंक अकाउंट में और वो प्रूव कर देता है कि मैं इसे किराया दे रहा था और आप ले रहे थे, तो इसे इम्प्लाइड टेनेंसी मान लिया जाएगा। बिना एग्रीमेंट के ही मान लिया जाएगा कि वो किराएदार है, और उसके किराएदार होने के नाते रेंट कंट्रोल एक्ट में जो भी अधिकार हैं वो स्वतः ही वो हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे अलादीन के चिराग की तरह। तो अब लिखित में बात रहेगी तो कम से कम ये तो लिखा है कि भाई 11 महीने में खाली कर देंगे या नोटिस देने पे खाली करना पड़ेगा,
11 महीने में एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने मुँह ज़बानी दे दिया, बिना किसी राइटिंग के दे दिया प्रॉपर्टी को किराए पे, तो वो तो बोलेगा इन्होंने तो मुझे 10 साल के लिए दिया था, 10 साल की टर्म के लिए दिया था, अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो मैं 8 साल और रहूँगा। अब आप बोलोगे मैंने 10 साल के लिए दिया था, ये कहाँ लिखा है? तो लिखा तो ये भी नहीं है ना कि 2 साल के लिए दिया था, परंतु आप तो फंस गए क्योंकि प्रॉपर्टी पे उसका कब्जा है। करते रहो कोर्ट कचहरी, स्टे लग जाएगा प्रॉपर्टी पे, आप उलझ जाओगे। कई लोग शुरू में तो रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं 11 महीने का, परंतु इतना प्यार आपस में बढ़ जाता है मकान मालिक किराएदार का, व्यवहार से, टाइम पे किराया देने से, ठीक है, आपस में एक दूसरे को सब्जियां एक्सचेंज करने से प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है। उसके बाद 11 महीने जब एक्सपायर हो जाते हैं तो भाई साहब याद ही नहीं आता कि रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है। 12वां महीना भी निकल जाता है, 13वां भी, 14वां भी, 15वां भी, 16वां भी, किराया बैंक में आता रहता है। अचानक ध्यान आता है यार रेंट एग्रीमेंट कहाँ रखा था। पहले तो मिलने का ही नहीं, क्योंकि आप फेंकोगे ऐसी जगह, उसे संभाल के तो रखते नहीं हैं हम कागज़। चलो मिल भी गया, फिर आप लगे यार भले आदमी हैं, किराया देते जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है अब दोबारा जाएंगे, 200-400 रुपये खर्च होंगे, टाइम भी नहीं है, चलने दो। सामने वाला कह ही रहा है, जब आप बोलोगे साहब हम तो खाली कर देंगे, हम तो शरीफ लोग हैं, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मेरा सुझाव ये है, आप ऐसा मत करिए। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया है तो आप उसी दिन, एक दिन भी आगे कंटिन्यू नहीं करना, पहले ही या उसी दिन से टेनेंसी के लिए अगर आपको कंटिन्यू करना है तो दूसरा एग्रीमेंट बनाइए। इसमें भी मेरा एक सुझाव हो रहा है, आप 11 महीने के बाद तुरंत 11 महीने उसे एक्सटेंड मत कीजिए। उसके बीच में, यानी मान लो पहला कोई एग्रीमेंट, मान लीजिए जैसे आज 14 दिसंबर 2021 है, यदि आज रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है तो आज से ही दोबारा कंटिन्यू करके 11 महीने का मत बनाइए, क्योंकि उससे टेनेंसी कंटिन्यूड हो जाती है लीगली। फिर वो अगर कोर्ट में जाएगा तो 22 महीने की टेनेंसी आएगी वहाँ पे। तो उस दिन आप पहले एक, ये गुप्त टिप्स बता रहा हूँ आपको, आप पहले उससे खाली कराइए मकान। अब वो खाली एक्चुअली सामान निकाल के तो खाली करेगा नहीं, आप करवाना भी नहीं चाहते, तो आप उससे पहले एक अलग से लेटर बनवाइए कि भाई आज के दिन ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, इस एग्रीमेंट के तहत जो ये था, और फिजिकल पोजेशन खाली करा के आप लिख लीजिए कि आपने वापस ले लिया है, और उस पर साइन करा लीजिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ली थी वो उसके बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दीजिए। यानी एक बार कानूनी रूप से ये दिखना चाहिए कि भाई इस मकान को खाली कर दिया गया है किराएदार द्वारा, 11 महीने की समाप्ति होने पे पोजेशन वापस ले लिया, सिक्योरिटी वापस कर दिए। फिर जो दूसरा 11 महीने का बनाने के लिए मन कर भी रहा है आपका, तो उसमें भी मेरा सुझाव ये है कि अगर पहले पति के नाम पे था तो अब पति के नाम पे मत बनाइए, पत्नी के नाम पे बना दीजिए, उसके भाई के नाम पे बना दीजिए, पिता के नाम, माता के नाम, किसी और के नाम पे बना दीजिए। सेम व्यक्ति के नाम पे मत कंटिन्यू कीजिए। सेम व्यक्ति का नाम पहले अकेला था तो अब 2 लोगों को कर दीजिए, पहले 2 लोगों का था तो उसमें से कोई तीसरा ऐड कर दीजिए। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? एक ही व्यक्ति के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी लगातार टेनेंसी में नहीं रखनी, बिना रेंट एग्रीमेंट के नहीं रखनी, क्योंकि वह इम्प्लाइड टेनेंसी हो जाती है। बाद में विवाद हो गया तो ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि मेरी इंटेंशन इनको सिर्फ 11 महीने देने के लिए थी, लंबे समय के लिए नहीं थी। दोस्तों 6th पॉइंट मेरा ये है कि आप एग्रीमेंट के अंदर एक क्लोज डालिए कि यदि एग्रीमेंट की एक्सपायर हो जाने पे, समय सीमा समाप्त हो जाने पे, या नोटिस द्वारा इसे खाली, नोटिस जब दे दिया जाए खाली करने का और उसके बाद भी यदि किराएदार इसे खाली नहीं करता तो इसे क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा, आपराधिक अतिक्रमण माना जाएगा, जो कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 447 में पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 माह तक की जेल हो सकती है और फाइन तो थोड़ा सा ही है 500 रुपये का। लेकिन ऐसा लिखने से एक क्रिमिनल प्रोविज़न इंडियन पीनल कोड का आपके रेंट एग्रीमेंट में आ जाएगा। कल को पुलिस कंप्लेंट वगैरह करते समय ये बात थोड़ी हेल्पफुल सिद्ध हो सकती है आपके लिए। दूसरी बात ये है, इस पॉइंट के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिखना है कि
अगर खाली जिस दिन करना था उस दिन नहीं किया, फिजिकल पोजेशन वापस हैंडओवर नहीं किया, खाली करके यथास्थिति उसी रूप में, तो प्रतिदिन इतने रुपए डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो अमाउंट आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5,000 रुपए डेली देने पड़ेंगे। क्या फायदा है वो लिखने का? उसका फायदा ये है कि मान लो कोर्ट में केस चला भी गया और आपका केस चल रहा है 3 साल 4 साल चलता रहा, तो जब आप कोर्ट से क्लेम करेंगे तो एग्रीमेंट के हिसाब से क्लेम करेंगे। एग्रीमेंट में रेंट होगा, साथ में ये क्लॉज भी होगी, यानी जब आप केस जीतेंगे तब आप अपना क्लेम अमाउंट बढ़ा के कोर्ट को बताएंगे कि जनाब 5,000 रुपए प्रतिदिन तो मेरा उस दिन से कंपनसेशन भी है जिस दिन से गैर कानूनी रूप से मेरे मकान पे दुकान पे कब्जा करके बैठा था। तो इस क्लॉज से उसके दिमाग पे, किराएदार के प्रेशर पड़ता है कि मैंने अगर इसका मकान जिस दिन खाली करना है उसके 3 दिन बाद खाली करा तो 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 15,000 तो ये डैमेजेस मांगेगा। तो ये प्रेशर क्रिएट करने के काम आती है क्लॉजेस। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मेरा ये है, नेक्स्ट सुझाव मेरा ये है कि जिसको भी आप किराएदार रखें, कुछ किराएदारी वाले भी रैकेट होते हैं, जिस तरह से गैंग होते हैं ना, माफिया होते हैं, इस तरह प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वालों का भी किराएदारों का गैंग होता है, माफिया होते हैं। उसमें कोई बड़ा आदमी, बड़ा शातिर अपराधी उनको फंडिंग भी करता है कि तुम ये प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी किराए पे ले लो, उसके बाद हम मिलके कोर्ट में केस डालेंगे और कोर्ट केस का सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में मकान मालिक को ब्लैकमेल करेंगे, दुखी करेंगे और जो पैसा आएगा दोनों भाई मिल बांट के आधा आधा खाएंगे। भाई साहब कलयुग है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आप किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पे देने से पहले जो पुलिस वेरिफिकेशन करनी होती है उसको आप सीरियसली लीजिए। वो सारे राज्यों ने तो ऑनलाइन, जो पुलिस की वेबसाइट है वो ऑनलाइन है, टेनेंट वेरिफिकेशन सिस्टम। अगर वो ऑनलाइन है तो चेक करिए, आपके राज्य की जो पुलिस की वेबसाइट है वहाँ जाके चेक करिए कि ऑनलाइन टेनेंट वेरिफिकेशन का कोई ऑप्शन है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। आप जब रेंट एग्रीमेंट बनाइए तब उसमें ना जो किराएदार को दे रहे हैं उससे परमानेंट रेजिडेंस, जहां ऊपर लिखते हैं ना कि यह एग्रीमेंट इन पक्षों के बीच में बनाया गया है, वहां पे जहां उसका पता लिखे हैं वहां पे एग्जिस्टिंग किराए वाला पता नहीं लिखना किराएदार का। मान लीजिए किराएदार फिलहाल एक मोहल्ले में रहता है, जब आप उससे रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वो वाला पता नहीं लिखना जो खुद किराए का पता हो। उसे बोलो भाई तुम मूल निवासी कहाँ के हो, स्थायी पता कहाँ है, गांव कहाँ है तुम्हारा, कोई तो घर होगा दुनिया में। अगर उसका कोई भी घर नहीं है ना दुनिया में, तो आप ऐसे किराएदार को अगर घर अपना दे रहे हो किराए पे तो फिर आगे की लाइन में बोलना नहीं चाहता। तो आप ऐसे किराएदार को घर दो जिसका एक परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस हो, ताकि कल को अगर वो कोर्ट में ये दलील दे कि मेरे पास तो जनाब घर ही नहीं है रहने के लिए तो मैं कहाँ जाऊं। अरे तुम कहीं भी जाओ, हमारी प्रॉपर्टी क्यों हड़प रहे हो? तो वहां परमानेंट रेजिडेंट है, इस बात का प्रूफ डालिए, क्लोज डालिए कि ये मेरा परमानेंट घर है और मैं इस घर को टेम्परेरी इतने पीरियड के लिए ले रहा हूं या ले रही हूं। तो ये पॉइंट डालना, और जो किराएदार है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराना है कि उसके ऊपर कोई ऐसा पास्ट वो तो नहीं है कि उसने कोई आपराधिक मामला चल रहा हो उसके ऊपर, या कोई कोर्ट कचहरी वाला व्यक्ति हो। गलत व्यक्ति को अगर आपने भाई साहब अपने घर की चाबी दे दी, दुकान की चाबी दे दी और अंदर घुसा लिया किराए के लालच में, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठोगे। नहीं तो अपनी ही प्रॉपर्टी अपने ही पैसे, वो एक फिल्म आई थी घोंसला का घोंसला, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, अपना ही प्लॉट जो खरीद रखा है उसको दोबारा से पैसे दे के छुड़वाना पड़ेगा आपको।